हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने हम लोग आज एक वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने एक यौगिक नामक चैप्टर के IUPAC नामकरण के विषय में जाना था, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के विषय में। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों के विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। इन टॉपिक्स के अंतर्गत दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन अथवा संयोजन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, हमारे द्वारा जो अधिकांश ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं वो सभी कैसे होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। और ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? किसी जीवाश्म का उपयोग करते हैं। जीवाश्म ईंधन का हम अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। इसके पश्चात फिर लकड़ी का, ठीक है। लकड़ी को हम जीवाश्म ईंधन नहीं कह सकते हैं। लकड़ी क्या है? लकड़ी कोई भी पौधा है, सूख गया जस्ट सिंपल, और तो उससे लकड़ी बनी। या हम जंतुओं के कुछ अवशेषों, जैसे उनके द्वारा विसर्जित मल, ठीक है, जंतुओं के मल यानी गोबर। तो गोबर को हम क्या करते हैं? गोबर को सुखा करके उसका हम उपला बना लेते हैं, उसको भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अच्छा ईंधन नहीं है, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन या अब इसका एक और उपयोग है, गोबर का उपयोग है। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम बायोगैस के रूप में भी उपयोग में करते हैं। ये ज़्यादा ठीक है, बायोगैस जो है वो ज़्यादा सही है, ठीक है। इस गोबर के उपले की अपेक्षा बायोगैस ज़्यादा सही है। उसमें कम मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, कम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। देखिए, अच्छा ईंधन क्या है? अच्छा ईंधन वही है जिसमें कम मात्रा में जो वेस्ट पदार्थ उत्पन्न हो, कम मात्रा में गैस उत्पन्न हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कम मात्रा में जो है वो उत्पन्न हो, अपशिष्ट पदार्थ कम बचे। बायोगैस के अतिरिक्त हम लोग पेट्रोलियम का भी उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। अब पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम को क्या कहेंगे? जीवाश्म ईंधन कहेंगे। क्यों कहेंगे जीवाश्म ईंधन? देखिए, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्रों के द्वारा हुआ है, ठीक है। जीवों के अवशेष हैं, और ये जीवों के अवशेष हजारों लाखों साल में समुद्र की तलहटी में जीव जंतुओं के दब जाने से अधिक दाब पर उनका आसवन हुआ, और तब जाकर के पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। तो अधिकतर आपने देखा होगा कि जो पेट्रोलियम पाए जाते हैं वो समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। अधिक ताप पर उनका आसवन हुआ, अब आसवन होने के पश्चात वो जो है पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। इसीलिए इनको हम जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन भी कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं इस पर रासायनिक गुणधर्मों में। पहला गुणधर्म है दहन की प्रक्रिया, ठीक है। दहन की प्रक्रिया, देखिए दहन क्या है? देखिए, दो प्रक्रियाएं हम लिख देते हैं, एक तो दहन है और दूसरा श्वसन है। सेम प्रक्रियाएं हैं दोनों। डिफरेंस क्या है? ये दहन की प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? कार्बन या कार्बन युक्त पदार्थ को ऑक्सीजन की अधिकता में जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और प्लस ऊष्मा निकलती है, ठीक है, और प्लस प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया में भी क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का जारण किया जाता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का जारण किया जाता है, और श्वसन कौन देता है? जीवधारी। ये प्रक्रिया जीवधारियों में संपन्न होती है, ठीक है। जितने भी जीवधारी हैं उनमें यह प्रक्रिया जो है, श्वसन की प्रक्रिया जो है वो जीवधारियों में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इक्वेशन लिख देते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये हो जाएगा 6CO2 प्लस ये हो जाएगा 6H2O और प्लस ऊर्जा उत्पन्न। देखिए, सेम प्रक्रिया है CO2।
यानी इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं। और अब दहन में दो प्रकार के ईंधन को जलाते हैं, जैसे सी का मतलब हो गया कोक या कोयला, ठीक है। अब देखिए जो अभी जीवाश्म ईंधन की बात हुई, जीवाश्म ईंधन में अधिकतर जो होता है वो मीथेन होती है। इसका जो प्रमुख घटक है जीवाश्म ईंधन का वो क्या है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का प्रमुख घटक जो है वो CH4 या मीथेन है। अब इसको हम वायु में जलाते हैं तो यह भी CO2 प्लस H2O और प्लस यही ऊष्मा और प्लस प्रकाश। तो ये भी अच्छा। एक चीज़ और, यदि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा है तो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ये जो मीथेन है ये नीली ज्वाला के साथ जलती है और बर्तन की तली को काला नहीं करती, ठीक है। अब देखिए अभी अपने LPG सिलेंडर पे LPG गैस को जलाते समय उस पर कोई बर्तन रखते हैं तो वो काला नहीं होता है। इसी तरह से एक अभिक्रिया और है, एथिल अल्कोहल को यदि हम जलाएं तो इसमें भी यही प्रक्रिया है 2O2 और प्लस ये हो जाएगा CO2 प्लस 2CO2 और प्लस 2H2O और प्लस ऊष्मा और प्लस प्रकाश। तो ये अब देखिए ये इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे ईंधन जो है अत्यधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। अच्छा एक चीज़ और, एक हम लोगों ने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक पढ़ा था हम लोगों ने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद हो आप लोगों को? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन दोनों के गुण याद हैं आप लोगों को? नहीं याद हो तो पिछला वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु है उसकी चारों श्रृंखलाएं सिंगल बंधों द्वारा आपस में सिंगल बंधों द्वारा आच्छादित होती हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। देखिए जो देखिए वनस्पति तेल हैं, वनस्पति तेल आप लोगों ने देखा है, जैसे सरसों का तेल, महुआ का तेल, ठीक है, या और कोई तेल, तो उसमें देखिए आप वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अभी देखा होगा आपने देसी घी ना, देसी घी और तेल। तो तेल क्या है? तेल जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और घी जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी हाइड्रोकार्बन का क्या किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। इसके अतिरिक्त हमने भी आपको बताया कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रचुर उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलते हैं और उनमें धुआं कम उत्पन्न होता है, ठीक है, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है, और धुआं कम उत्पन्न होता है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में ऐसा नहीं होता है, उनको जलाने पर अधिक मात्रा में वो काले रंग का धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये हो गए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपने देखा होगा स्टोव वगैरह में, स्टोव में देखा होगा कभी कभी वो काला काला देने लगता है, कभी कभी बिल्कुल फ्रेश जो है वो देता है। तो उसका क्या काला देने का क्या मकसद है? बर्तन काले हो जाने का क्या मकसद है? कि उसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा है,
ठीक है, उसको ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रही है, जिसके कारण से वो बर्तन क्या करता है, काला कर देता है। अदरवाइज ऑक्सीजन अधिक भरपूर मात्रा में मिले, पूरी मात्रा में, तो वह भी बर्तन काला नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो उनमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक नहीं होता है। ये हो गया। दूसरा आ जाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। देखिए, अभी हमने आपको बताया ऑक्सीकरण का, अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि इसका जैव ऑक्सीकरण होता है श्वसन की प्रक्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न होती है। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। एथिल अल्कोहल को क्षारीय KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 K2Cr2O7, ये है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये है पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसकी सहायता से यदि ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, CH3COOH प्लस H2, ठीक है। ये क्या है, ये अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है। और ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। यानी ऑक्सीकरण कराने पर, किसका ऑक्सीकरण कराने पर, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, एसिड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक बेस्ट उदाहरण। ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ऑक्सीकरण हो जाता है। एक और अभिक्रिया आ जाती है संकलन या संयोजन अभिक्रिया की। अभी हमारी आपकी बात हो रही थी तो हमने दो नाम लिए थे, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का। देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनकी चारों श्रृंखलाएं सिंगल बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं अन्य क्या कहते हैं, अन्य परमाणुओं से। लेकिन जो असंतृप्त हैं उनमें कोई ना कोई डबल या कोई ना कोई सिंगल बंध पाया जाता है, और इसी डबल या सिंगल बंध के कारण इनमें जो अभिक्रिया होती है वो संकलन अभिक्रिया या संयोजन की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कौन, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल। इन दोनों बंधों के कारण संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे एक इसका भी उदाहरण हम जल्दी से ले ले, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया क्या, एथीन, ठीक है। इसको क्या किया जाए, इसका हाइड्रोजनेशन किया जाए, इसको हाइड्रोजनीकरण किया जाए, किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में और 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। निकेल क्या है, एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जल्दी से जान लीजिए थोड़ा सा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। तो निकेल क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब यहाँ क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड, इस तरह से C डबल बॉन्ड H2, ये बंध टूटता है, H2 से अभिक्रिया होती है, ये बंध टूटता है, एक H यहाँ आकर के जुड़ जाता है और एक H परमाणु यहाँ जुड़ जाता है, और ये बंध जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो बन क्या जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखो, ये असंतृप्त है और ये क्या है, संतृप्त है।
संतृप्त है। अभी हमने क्या बताया, हाइड्रोजनीकरण किया गया, किसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोजनीकरण किया गया, जिसके कारण जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है किस में कन्वर्ट हो गए, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित हो गए। तो ये हो गया संकलन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है हाइड्रोजनीकरण का, इसे असंतृप्त जो है वो संतृप्त हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं। ये जो वो तेल हैं, जो तेल हैं, हमने क्या बताया आपको, असंतृप्त हैं सब। ठीक है, ये तेल क्या है, असंतृप्त हैं। इनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो ये किस में बदल जाते हैं, घी में बदल जाते हैं, वनस्पति घी में बदल जाते हैं। दोनों में अंतर क्या है, ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के तापमान पर ये तरल है और जबकि ये क्या है, ठोस है। आधुनिक रिसर्च कहती है कि हमको वनस्पति तेलों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, ना कि वनस्पति घी का। ठीक है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है संयोजन, हो गया। तीसरा आता है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी एक यौगिक में किसी परमाणु का किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है, यही कहलाती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, परमाणु या परमाणु के समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा जो है वो प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, सी, ये क्या है, मेथेन है। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया यदि हम क्लोरीन से कराएं तो क्या होगा, ये सी, एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एक Cl के साथ विस्थापित हो जाएगा, अब बच जाएगा HCl और एक Cl परमाणु यहाँ जुड़ जाएगा। अच्छा, ये अभिक्रिया अभी समाप्त नहीं होती है इसी पर ये अभिक्रिया इसी पर समाप्त नहीं होती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है और यहीं पर ये समाप्त नहीं होती है, बल्कि क्या होती है कि जो अन्य हाइड्रोजन परमाणु हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे प्लस Cl और माइनस HCl निकलता है और ये हाइड्रोजन परमाणु को लेकर के निकल जाता है। तो ये बचता है C, H, Cl, H और Cl। ठीक है, अब यहाँ भी ये नहीं, धीरे धीरे एक एक करके माइनस HCl प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहाँ भी सनलाइट की प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये बन जाता है CHCl3। ठीक है, फिर ये Cl की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में HCl पुनः बाहर निकलता है और ये बन जाता है CCl4। ठीक है, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, इस तरह से टेट्रा क्लोरोमेथेन ये कंपाउंड बना लेता है। यानी जितने भी H था यहाँ पर, 4 H थे CH4 में और चारों क्या हो गए, Cl से एक एक करके रिप्लेस हो गए, प्रतिस्थापित हो गए और अंत में क्या बचा, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो इस तरह से ये कुछ कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म थे, कुछ अभिक्रियाएं कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है वो कुछ कार्बनिक यौगिकों के विषय में पढ़ेंगे, जैसे एक एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक
एथेनोइक एसिड है, उसके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। एथिल अल्कोहल एथेनॉल है, तो उसके विषय में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को मैं ही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर किसी दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, उनके बीच में शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा ढंग से देखिएगा, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।